मैं अपने रूप और कमाई के घमंड में इस कदर डूब चुका था कि मुझे अपने अलावा कोई दिखाई नहीं देता था। मेरे लिए सब कुछ बस मैं था, मेरी पसंद, मेरी सोच और मेरी दुनिया। पिताजी ने जब मेरी शादी एक साधारण सी दिखने वाली सांवली लड़की से तय की तो मुझे ऐसा लगा जैसे मेरे साथ कोई मजाक कर दिया गया हो। मैंने उसे पहली बार देखा तो मन ही मन उसे ठुकरा दिया। मुझे लगा वो मेरे लायक नहीं है, लेकिन पिताजी के सामने मैं कुछ बोल नहीं पाया। उनकी बात मेरे लिए आखिरी फैसला हुआ करती थी। शादी हो गई और वह लड़की मेरे घर आ गई। उसका नाम राधा था। वह शांत स्वभाव की सीधी सादी लड़की थी जो हर किसी का सम्मान करना जानती थी। लेकिन मेरे अंदर उसके लिए कोई अपनापन नहीं था, कोई सम्मान नहीं था। मैं बस उसे एक जिम्मेदारी समझता था जिसे मुझे निभाना पड़ रहा था। शादी के शुरुआती दिनों में सब कुछ सामान्य दिखता था, क्योंकि पिताजी घर में थे। उनकी मौजूदगी में कोई भी खुलकर कुछ नहीं कहता था। राधा पूरे मन से घर संभालने की कोशिश करती। वह हर छोटे बड़े काम को सीखती, समझती और बिना शिकायत के करती रहती। पिताजी उसके व्यवहार से खुश थे और कई बार मेरी माँ से कहते कि राधा बहुत समझदार लड़की है। लेकिन मेरी माँ और बहन को वह शुरू से ही पसंद नहीं थी। उन्हें लगता था कि मेरे लिए इससे बेहतर लड़की मिल सकती थी। धीरे धीरे उनके शब्द मेरे दिमाग में जगह बनाने लगे। इधर राधा की अपनी एक अलग कहानी थी जिसे जानने की मैंने कभी कोशिश नहीं की। वह भोपाल में अपने पिता के साथ पली बड़ी थी। उसकी माँ का साया बचपन से ही उससे छिन गया था। पिता ने दूसरी शादी कर ली और उसके बाद उसका बचपन जैसे जिम्मेदारियों में बदल गया। उसकी सौतेली माँ का व्यवहार उसके साथ अक्सर ठंडा और कठोर रहता था, लेकिन राधा ने कभी शिकायत करना नहीं सीखा। उसने अपने दर्द को अपनी पढ़ाई में बदल दिया। वह पढ़ाई में इतनी अच्छी थी कि कॉलेज में हमेशा आगे रहती थी। उसका सपना था कि वह एक दिन बड़े अधिकारी बने और वह अपने जीवन को अपने दम पर खड़ा करे। लेकिन किस्मत ने उसके लिए कुछ और ही सोच रखा था। पिता ने उसकी शादी जल्दी कर दी और उसका सपना अधूरा रह गया। राधा ने इस सच्चाई को स्वीकार कर लिया और खुद को नए घर में अनुसार डालने की कोशिश करने लगी। वह हर दिन ये सोचकर उठती कि आज वह कुछ ऐसा करेगी जिससे घर के लोग खुश हो जाएं। लेकिन हर कोशिश के बाद भी उसे वही ठंडापन महसूस होता। मेरी माँ और बहन अक्सर मेरे सामने उसकी तुलना दूसरों से करती, कभी उसके पहनावे को लेकर, कभी उसकी बातें करने के तरीकों को लेकर। धीरे धीरे मेरे अंदर भी उसके लिए दूरी बढ़ने लगी। मैं उसकी हर छोटी गलती को बड़ा बना देता और उसके अच्छे कामों को नज़रअंदाज कर देता। राधा फिर भी चुप रहती। शायद वह इस उम्मीद में थी कि एक दिन सब ठीक हो जाएगा। समय के साथ पिताजी की तबीयत कमज़ोर होने लगी। घर में उनकी पकड़ कम होती जा रही थी और इसी के साथ माहौल भी बदलने लगा। अब माँ और बहन को व्यवहार खुलकर सामने आने लगा और मैं भी पहले जैसा नहीं रहा था। मैं उनकी बातों से प्रभावित होकर राधा के प्रति कठोर होता जा रहा था। राधा कई बार मुझसे बात करने की कोशिश करती, लेकिन मैं उसकी बात सुनने से पहले ही नाराज हो जाता। कुछ समय बाद पिताजी इस दुनिया में नहीं रहे। उनके जाने के बाद जैसे घर का संतुलन पूरी तरह बिगड़ गया। अब कोई ऐसा नहीं था जो सही और गलत के बीच फर्क बता सके, और यहीं से मेरी सोच और मेरे व्यवहार में बदलाव शुरू हुआ, जिसने धीरे धीरे हमारे रिश्ते को पूरी तरह बदल दिया। पिताजी के जाने के बाद घर का माहौल धीरे धीरे बदलने लगा। पहले जहाँ हर बात में एक संतुलन था, अब वहाँ खामोशी और दूरी बसने लगी। माँ और बहन का व्यवहार अब खुलकर सामने आने लगा और मैं भी उनकी बातों को बिना सोचे समझे मानने लगा। राधा के लिए मेरे मन में जो थोड़ी बहुत नरमी थी वह भी धीरे धीरे खत्म होने लगी। मैं उसकी हर बात में कमी निकालने लगा, कभी उसके काम करने के तरीके पर तो कभी उसके शांत रहने पर। मुझे उसकी हर बात खटकने लगी। राधा ये बस महसूस करती थी, लेकिन फिर भी उसने कभी आवाज़ ऊंची नहीं की। वह हर दिन पहले से ज़्यादा कोशिश करती कि घर के लोग खुश रहें, लेकिन उसकी कोशिशें जैसे किसी को दिखाई नहीं देती थी। ससुर के न रहने से उसका वह सारा भी खत्म हो चुका था। अब वह पूरी तरह अकेली थी, घर में रहते हुए भी जैसे उसका कोई अपना नहीं था। समय बीतता गया और मेरे व्यवहार में कठोरता बढ़ती गई। अब मैं छोटी छोटी बातों पर नाराज हो जाता और अपनी झुंझलाहट उस दिन पर निकाल देता। राधा कई बार कुछ कहना चाहती, लेकिन हर बार खुद को रोक लेती। शायद उसे डर था कि कहीं बात और न बिगड़ जाए। वह अपने मन की बात दिल में दबा लेती और चुपचाप अपने काम में लगी जाती। घर के कामों का बोझ भी उसी पर था। सुबह से लेकर रात तक वह बिना रुके काम करती है, लेकिन उसके लिए एक भी सराहना का शब्द नहीं था। मेरी माँ और बहन अक्सर उसके सामने उसकी तुलना दूसरी लड़कियों से करती, और मैं भी उस समय कुछ नहीं कहता, बल्कि कई बार उनके साथ सहमति में सिर हिला देता। ये सब राधा के लिए अंदर से बहुत तकलीफ देने वाला था, लेकिन उसने अपने दर्द को कभी जाहिर नहीं होने दिया। कुछ महीनों बाद हमारे घर में एक नई खुशी आई जब राधा ने एक बेटे को जन्म दिया। घर में कुछ समय के लिए माहौल बदला। सबने बच्चे के आने की खुशी मनाई, लेकिन यह बदलाव ज़्यादा समय तक टिक नहीं पाया। धीरे धीरे सब फिर पहले जैसा होने लगा। फर्क बस इतना था कि अब राधा के कंधों पर एक और जिम्मेदारी आ गई थी। वह दिन भर घर का काम करती और रात को बच्चे का ख्याल रखती। उसकी नींद पूरी नहीं होती, फिर भी वह बिना शिकायत के सब संभालती रही। मुझे लगा कि बच्चे के आने से शायद मेरा मन बदल जाएगा, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। मैं पहले की तरह ही उससे दूरी बनाए रहा, बल्कि मैं और ज़्यादा चिड़चिड़ा हो गया था। कभी काम में कमी निकालता तो कभी बिना वजह नाराज हो जाता। राधा कई बार समझाने की कोशिश करती कि घर में शांति बनी रहे, लेकिन मैं उसकी बात सुनने के बजाय और ज़्यादा सख्त हो जाता।
धीरे धीरे हमारे बीच की दूरी इतनी बढ़ गई कि हम एक ही घर में रहते हुए भी अजनबी बन गए। राधा अब कम बोलने लगी थी। उसकी आंखों में हमेशा एक थकान और उदासी साफ दिखती, लेकिन वह फिर भी अपने बेटे के लिए मजबूत बनी रही। उसे उम्मीद थी कि एक दिन सब ठीक हो जाएगा, लेकिन उसे ये नहीं पता था कि आने वाला समय उसके जीवन को पूरी तरह बदलने वाला है। समय के साथ हालात और मुश्किल होते चले गए। अब घर का माहौल ऐसा हो गया था जहाँ राधा हर पल खुद को संभाल कर रखती थी। वह हर बात सोच समझ करके करती ताकि किसी को शिकायत का मौका न मिले, लेकिन फिर भी छोटी छोटी बातों को लेकर ताने सुनने पड़ते रहते थे। मैं भी अब बिना वजह नाराज रहने लगा था और अपनी परेशानियों का कारण उसे ही मानने लगा था। काम से लौटने के बाद घर में सुकून पाने के बजाय मैं और ज़्यादा चिड़चिड़ा हो जाता और अपनी बात मनवाने के लिए सख्त लहजा अपना लेता। राधा कई बार समझाने की कोशिश करती कि बातों को शांति से भी सुलझाया जा सकता है, लेकिन मैं उसकी बात सुनने के बजाय उसे नज़रअंदाज कर देता। धीरे धीरे उसने बोलना ही कम कर दिया और अपने अंदर ही सिमटने लगी। उसकी आंखों में जो पहले उम्मीद दिखाई देती थी, अब वह थकान और चुप्पी नजर आने लगी थी। घर की जिम्मेदारियां बढ़ती जा रही थी। सुबह से लेकर देर रात तक वह बिना रुके काम करती, बच्चे का ध्यान रखती और सबकी ज़रूरतों का पूरा करने की कोशिश करती, लेकिन उसके हिस्से में कभी कोई सराहना नहीं आई। उसकी मेहनत जैसे सबके लिए सामान्य बन चुकी थी। मेरी माँ और बहन भी अक्सर उसे उसकी कमियों का एहसास दिलाती रहती। मैं भी उस समय कुछ कहने के बजाय चुप रहता, जिससे उनका हौसला और बढ़ जाता। राधा के लिए यह सब अंदर ही अंदर बहुत भारी होता जा रहा था, लेकिन उसने अपने बेटे आर्यन को कभी यह महसूस नहीं होने दिया कि वह खुद कितनी परेशान है। वह उसके सामने हमेशा मुस्कुराने की कोशिश करती ताकि उसका बचपन खुश रहे। वह अपने सारे दर्द को अपने भीतर छुपा लेती और जब अकेली होती तभी उसकी आंखों से आंसू निकलते, लेकिन फिर भी अगले ही पल वह खुद को संभाल लेती, क्योंकि उसे पता था कि अब वह सिर्फ अपने लिए नहीं बल्कि अपने बेटे के लिए भी जिम्मेदार है। एक दिन आर्यन की तबीयत अचानक खराब हो गई। उसे तेज बुखार था, उसका छोटा सा शरीर तप रहा था। राधा घबरा गई, लेकिन उसने हिम्मत नहीं हारी। उसने पूरी रात उसके पास बैठकर उसका ख्याल रखा। कभी उसके माथे पर पानी की पट्टी रखती तो कभी उसे गोद में लेकर शांत करने की कोशिश करती। वह बार बार मुझे आवाज़ देती कि हमें डॉक्टर के पास चलें, लेकिन उस समय मैंने उसकी बात को गंभीरता से नहीं लिया और कहा कि सुबह देख लेंगे। राधा पूरी रात जागती रही। उसकी आंखों में नींद का नाम नहीं था, लेकिन उसके चेहरे पर अपने बच्चे के लिए चिंता साफ दिख रही थी। सुबह होते ही वह बिना देर किए उसे डॉक्टर के पास लेकर गई। वहाँ काफ़ी भीड़ थी, इसलिए उसे इंतज़ार करना पड़ा। वह अपने नंबर का इंतज़ार करती रही और आर्यन को गोद में लेकर उसे संभालती रही। काफ़ी देर बाद डॉक्टर ने उसे देखा और दवाई दी। राधा ने रात की सांस ली, लेकिन जब वह घर लौटी तो सबके उसके सामने फिर वही सवाल और ताने खड़े थे। उसके देर से आने को लेकर उस पर शक किया गया, उसकी बात को बिना सुने ही गलत ठहरा दिया गया। राधा ने समझाने की कोशिश की कि हॉस्पिटल में भीड़ थी इसलिए देर हो गई, लेकिन उसकी बात को गंभीरता से नहीं लिया गया। उस दिन उसने महसूस किया कि वो हालात पहले जैसे नहीं रह गए हैं, और अगर उसने अपने लिए कोई फैसला नहीं लिया तो शायद अभी यह सब भी ख़त्म नहीं होगा। उस दिन के बाद उसने अंदर से कुछ बदलने लगा। उसने अपने बीते दिनों को याद किया जब वह पढ़ाई में सबसे आगे रहती थी, जब उसके पास अपने सपने थे और उन्हें पूरा करने का हौसला था। उसने सोचा कि क्या वह वही राधा है जो कभी अपने दम पर कुछ बनने का सपना देखती थी, या वह सिर्फ हालत के साथ बह रही है। यह सवाल उसके मन में बार बार उठने लगा और उसने तय किया कि वह अब खुद को ऐसे टूटने नहीं देगी। उसने धीरे धीरे अपने पुराने नोट्स और किताबों को याद किया और सोचा कि अगर वह फिर से शुरुआत करे तो शायद वह अपने जीवन को एक नई दिशा दे सकती है। शुरुआत आसान नहीं थी, लेकिन उसके अंदर अब एक अलग ही जिद जाग चुकी थी। वह जानती थी कि रास्ता मुश्किल होगा, लेकिन अब वह पीछे नहीं हटना चाहती थी। उसने ठान लिया कि वह अपने और अपने बेटे के लिए एक बेहतर भविष्य बनाएगी, और यही सोच उसे हर दिन थोड़ा और मजबूत बना रही थी। उस दिन के बाद राधा ने मन ही मन फैसला कर लिया कि अब वह अपनी ज़िंदगी को नए तरीके से जिएगी। उसने ठान लिया कि वह हालत के आगे झुकेगी नहीं, बल्कि उन्हें बदलने की कोशिश करेगी। शुरुआत में उसके लिए ये सब आसान नहीं था, क्योंकि इतने सालों तक वह सिर्फ घर और जिम्मेदारियों तक सीमित रही थी, लेकिन उसके अंदर जो हिम्मत जागी थी वह अब उसे आगे बढ़ने के लिए मजबूर कर रही थी। उसने धीरे धीरे अपने पुराने नोट्स और किताबें ढूंढनी शुरू की, और जब उसने उन्हें हाथ में लिया तो जैसे उसके अंदर पुरानी राधा फिर से जाग उठी। उसे अपने वो दिन याद आए जब वह पढ़ाई में सबसे आगे रहती थी और अपने सपनों को लेकर पूरी तरह समर्पित थी। वह देर रात तक बैठकर पढ़ती और अपने लक्ष्यों के बारे में सोचती। अब वही जुनून फिर से लौटने लगा। फर्क बस इतना था कि अब उसके पास समय कम था और जिम्मेदारियां ज़्यादा थी। फिर भी उसने हार नहीं मानी। घर में माहौल पहले जैसा ही था, ताने और अनदेखी अब भी जारी थे, लेकिन राधा ने अब उन बातों को दिल पर लेना कम कर दिया था। उसने अपना ध्यान अपने लक्ष्य की तरफ मोड़ लिया था। वह अपने बेटे आर्यन के सो जाने के बाद पढ़ाई करती और सुबह जल्दी उठकर घर के काम निपटाती, ताकि कोई उसे रोकने का मौका न पा सके। धीरे धीरे उसने महसूस किया कि जब इंसान अपने मन में कुछ ठान लेता है तो मुश्किलें भी छोटी लगने लगती हैं।
उसी दौरान उसे अपने पुराने क्लासमेट समीर की याद आई, जिसने हॉस्पिटल में उसे अपना नंबर दिया था। काफ़ी सोचने के बाद उसने हिम्मत जुटाई और उसे फ़ोन किया। शुरुआत में वह थोड़ा झिझकी, लेकिन फिर उसने अपनी स्थिति उसे बता दी। समीर ने उसकी बात ध्यान से सुनी और बिना किसी सवाल के उसकी मदद करने का भरोसा दिया। उसने कहा कि अगर वह सच में कुछ करना चाहती है तो उसे खुद पर विश्वास रखना होगा और किसी भी तरह पीछे नहीं हटना चाहिए। समीर ने उसे सलाह दी कि वह छोटे से तरह से ही शुरुआत करे, क्योंकि बड़ी शुरुआत का इंतजार करना समय बर्बाद करना होगा। उसने कहा कि तुम पढ़ाई में अच्छी रही हो और तुम्हें पता है कि कैसे तैयारी की जाती है, तो क्यों ना तुम दूसरों को पढ़ाना शुरू करो। यह बात राधा के मन में बैठ गई। उसने सोचा कि यह काम वह कर सकती है और इससे वह अपने पैरों पर खड़ी भी हो सकती है। शुरुआत में उसे डर लगा कि क्या लोग उस पर भरोसा करेंगे, क्या वह सही से पढ़ा पाएगी, लेकिन फिर उसने खुद को समझाया कि अगर वह कोशिश ही नहीं करेगी तो कभी आगे कैसे बढ़ेगी। धीरे धीरे उसने अपने आसपास के कुछ बच्चों को पढ़ाने का मन बनाया। उसने बहुत साधारण तरीके से शुरुआत की। पहले 2 बच्चों को पढ़ाना शुरू किया। शुरुआत में सब कुछ नया था। उसे समझने में समय लगा कि बच्चों को कैसे समझाया जाए, कैसे उन्हें पढ़ाई में रुचि दिलाई जाए, लेकिन उसने धैर्य रखा और हर दिन खुद को बेहतर बनाने की कोशिश करती रही। कुछ ही दिनों में बच्चों को उसका पढ़ाने का तरीका पसंद आने लगा। वे अपनी शंकाएं खुलकर पूछने लगे और राधा भी उन्हें पूरी मन से उन्हें समझाने लगी। धीरे धीरे उन बच्चों के परिणाम बेहतर आने लगे और यह बात आसपास के लोगों तक पहुंची। अब 2 से 4 और 4 से 8 बच्चे उसके पास आने लगे। राधा को पहली बार महसूस हुआ कि वह अपने दम पर कुछ कर सकती है। उसने अपने छोटे से कमरे को ही पढ़ाने की जगह बना लिया, जहाँ सादगी थी लेकिन सीखने का माहौल सच्चा था। अब उसके दिन का एक हिस्सा घर के कामों में और दूसरा हिस्सा पढ़ाने में बीतने लगा। थकान जरूर होती थी, लेकिन इस थकान में एक सुकून था, क्योंकि वो अपने लिए और अपने बेटे के लिए कुछ कर रही थी। उसके अंदर धीरे धीरे आत्मविश्वास लौटने लगा। समय के साथ राधा की मेहनत रंग लाने लगी। उसका छोटा सा प्रयास अब एक नई पहचान लेने लगा था। जो शुरुआत 2 बच्चों से हुई थी, वह धीरे धीरे बढ़ती चली गई। अब उसके पास इतने विद्यार्थी आने लगे कि उसे अपने समय को ठीक से बांटना पड़ता था। हर दिन वह पहले से ज़्यादा व्यस्त रहने लगी, लेकिन इस व्यस्तता में एक अलग ही संतोष था, क्योंकि अब वह किसी के तानों या नज़रअंदाजी पर निर्भर नहीं थी, बल्कि अपने दम पर आगे बढ़ रही थी। उसने अपने इस छोटे से प्रयास को एक नाम देने का फैसला किया और अपने बेटे के नाम पर उसे आर्यन कोचिंग सेंटर कहने लगी। ये नाम उसके लिए सिर्फ एक पहचान नहीं, बल्कि उसकी नई जिंदगी की शुरुआत का प्रतीक था। वह हर बच्चे को पूरे मन से पढ़ाती और उन्हें सिर्फ किताबों तक सीमित नहीं रखती, बल्कि उन्हें आत्मविश्वास के साथ आगे बढ़ाना भी सिखाती। उसके पढ़ाने का तरीका अलग था। वह हर बच्चे को समझती और उनकी कमजोरी को दूर करने की कोशिश करती। यही वजह थी कि उसके विद्यार्थी धीरे धीरे अच्छे परिणाम लाने लगे और उनके माता पिता भी उस पर भरोसा करने लगे। अब राधा ने अपने इस काम को और आगे बढ़ाने का सोचा। उसने अपनी कोचिंग के बारे में लोगों तक जानकारी पहुंचाने के लिए छोटे छोटे तरीके अपनाने शुरू किए। उसने आसपास के इलाकों में अपनी कोचिंग की जानकारी दी और धीरे धीरे उसके पास और भी बच्चे आने लगे। कुछ समय में उसकी आमदनी इतनी हो गई कि वह अपने और अपने बेटे का खर्चा आराम से उठा सके। यह उसके लिए बहुत बड़ी बात थी, क्योंकि अब वह सिर्फ किसी पर निर्भर नहीं थी। उसने अपने बेटे की पढ़ाई पर भी पूरा ध्यान देना शुरू किया। आर्यन भी अपनी माँ को मेहनत करते देख धीरे धीरे समझदार होता जा रहा था। वह अपनी माँ की इज्जत करता और हर छोटी बात में उसका साथ देता। राधा को अपने बेटे पर गर्व होने लगा था। उधर दूसरी तरफ मेरे घर की हालत बिल्कुल अलग थी। राधा के जाने के बाद घर की सच्चाई सामने आने लगी। माँ और बहन, जो पहले हर काम के लिए उसी पर निर्भर रहती थी, वह खुद उन जिम्मेदारियों का सामना कर रही थी। घर का काम संभालना उनके लिए आसान नहीं था। छोटी छोटी बातों पर झंझलाहट बढ़ने लगी और घर का माहौल और ज्यादा तनावपूर्ण हो गया। मैं भी धीरे धीरे महसूस करने लगा कि जिस इंसान को मैं हमेशा हल्के में लेता रहा, वही इस घर को संभाले हुए था। उसके बिना सब कुछ बिखरता जा रहा था। लेकिन उस समय मेरा अहंकार मुझे यह स्वीकार करने नहीं दे रहा था कि गलती मेरी थी। काम पर भी मेरा ध्यान कम होने लगा। मेरी सोच हमेशा घर की परेशानियों में उलझी रहती और इसका असर मेरे काम पर साफ दिखाई देने लगा। कुछ ही समय में मेरी स्थिति कमजोर होने लगी और मुझे समझ नहीं आ रहा था कि मैं क्या करूं। अब मुझे धीरे धीरे एहसास होने लगा कि जिंदगी सिर्फ घमंड से नहीं चलती, बल्कि रिश्तों की अहमियत समझनी पड़ती है। लेकिन अब यह एहसास तब हुआ जब बहुत कुछ हाथ से निकल चुका था। राधा अब अपनी दुनिया में आगे बढ़ चुकी थी और मैं अपनी गलतियों के बोझ के साथ वहीं खड़ा रह गया। अब मेरे सामने सिर्फ एक ही सवाल था कि क्या जो टूट चुका है वह फिर से जुड़ सकता है, या फिर कुछ रिश्ते एक बार टूट जाए तो हमेशा के लिए ख़त्म हो जाते हैं। यही सवाल मेरे मन में बार बार उठता रहा और उसी के साथ मेरे अंदर एक बेचैनी भी बढ़ती गई, जिसने मुझे अपने किए पर सोचने के लिए मजबूर कर दिया। समय बीता गया और आखिर वह दिन भी आ गया जब हमारे केस की आखिरी सुनवाई होनी थी। इस दौरान बहुत कुछ बदल चुका था। राधा अब पहले वाली राधा नहीं थी। उसके अंदर एक आत्मविश्वास था जो हर कदम पर नजर आता था। वह अब किसी के सहारे की मोहताज नहीं थी, बल्कि खुद अपने और अपने बेटे के लिए एक मजबूत सहारा बन चुके थे। कोर्ट में जब हम दोनों आमने सामने खड़े थे, तो मुझे पहली बार एहसास हुआ कि मैंने क्या खो दिया। उसके चेहरे पर अब डर और झिझक नहीं थी,
बल्कि एक सुकून और दृढ़ता थी जो साफ दिख रही थी। कार्रवाई शुरू हुई। दोनों पक्षों की बात सुनी गई और वकील ने अपनी तरफ से भी कई दलीलें दी, लेकिन राधा ने भी बहुत शांत और साफ शब्दों में अपनी बात रखी। उसने किसी पर आरोप लगाने के बजाय बस अपने अनुभव और सच्चाई को सामने रखा। उसके शब्दों में सच्चाई थी और वही उसकी सबसे बड़ी ताकत बन गई। जब आर्यन से पूछा गया कि वह किसके साथ रहना चाहता है, तो उसने बिना झिझक अपनी माँ का नाम लिया। उस पर मेरे लिए खुद को संभालना मुश्किल हो गया। मुझे पहली बार महसूस हुआ कि मेरे व्यवहार का असर मेरे अपने बेटे पर कितना गहरा पड़ा है। कुछ समय बाद फैसला आया और अदालत ने राधा के पक्ष में निर्णय लिया। आर्यन की जिम्मेदारी उसे सौंपी गई और हमारा रिश्ता कानूनी रूप से खत्म हो गया। उस दिन मैं खाली हाथ घर लौट आया, लेकिन यह खालीपन सिर्फ हाथों में नहीं बल्कि मेरी पूरी जिंदगी में था। घर लौटकर जब मैंने चारों तरफ देखा तो हर चीज़ मुझे मेरी गलती का एहसास दिला रही थी। जहाँ कभी एक सलीका और अपनापन था, वहाँ बिखराव और खामोशी थी। माँ की तबीयत भी पहले जैसी नहीं रही थी और बहन भी अपने स्वभाव में उलझी रहती थी। घर में अब कोई ऐसा नहीं था जो सबको जोड़कर रख सके। मैं अक्सर अकेले बैठकर अपने पुराने दिनों को याद करता और सोचता कि अगर मैंने समय रहते अपनी सोच बदली होती तो शायद आज सब कुछ अलग होता। लेकिन अब पछताने के अलावा मेरे पास कुछ नहीं था। दूसरी तरफ राधा ने अपने जीवन को एक नई दिशा दे दी थी। उसका कोचिंग सेंटर अब काफ़ी आगे बढ़ चुका था। वह अपने काम में पूरी लगन से लगी रहती थी और अपने बेटे के साथ एक सुकून भरी जिंदगी जी रही थी। उसने खुद को कमज़ोर नहीं पड़ने दिया, बल्कि हर मुश्किल को अपनी ताकत बना लिया। वह अब उन लोगों के लिए एक उदाहरण बन चुकी थी जो मुश्किल हालात में भी हार नहीं मानते। अंत में बस यही कहना सही होगा कि ज़िंदगी में हर इंसान को अपने फैसलों की जिम्मेदारी खुद लेनी पड़ती है। सही समय पर सही बात समझ आ जाए तो बहुत कुछ संभल सकता है, लेकिन देर होने पर सिर्फ सीख ही बचती है। और यही सीख हमें आगे बेहतर इंसान बनाने का मौका देती है। दोस्तों, आपको कहानी कैसी लगी कमेंट करके ज़रूर